चलो, कल हमने स्टार्ट किया था चैलेंज का प्रोसीजर से, ठीक है। ग्राउंड्स हमें पता है कि अगर कोई एक पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, इम्पार्शियल है, या उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, या फिर अदर एनी काइंड, या फिर बिजनेस, ऐसे कोई रिलेशंस होंगे, तो कोई भी पार्टी उसे चैलेंज कर सकती है। उस प्रोसीजर में है कि उसे एक रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा विथ रिकॉर्डेड रीजंस कि क्यों उसे वो चैलेंज करना चाहती है और उसे क्यों रिप्लेस करना चाहती है। उसके बाद हमने पढ़ा था फेलर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। जिसको आर्बिट्रेटर बनाया है वो ड्यू टू फैक्ट्स, मतलब डी ज्योर, और डी फैक्टो, ड्यू टू लॉ और ड्यू टू फैक्ट्स, अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, और अननेसेसरी अनड्यू डिले कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि या तो वो खुद ही विड्रॉ कर लेता है अपने ऑफिस से, या फिर कोई पार्टीज ने उसका टर्मिनेशन मैंडेट के लिए एप्लीकेशन डाली है, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेटर विल बी फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, और इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अब आर्बिट्रेटर आगे का काम करेगा। टर्मिनेशन कब होता है, अगर वो विड्रॉ कर ले, ये एक इंपॉर्टेंट है, कब आर्बिट्रेटर टर्मिनेट करता है, जब वो ऑफिस से विड्रॉ कर लेगा कि मुझे आगे नहीं प्रोसीड करना है। दूसरा, पार्टीज ने अग्री कर लिया, या फिर उसका अपॉइंटमेंट उस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से वो चाहते थे, ठीक है। और रिपीटेड, और उसके बाद बोला है कि जो भी उसने बात बोली है अगर वो रिप्लेस हो गया तो उसकी बात रिपीट होगी अनलेस एंड अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, और जो भी उसने अवार्ड दिया है उसको हम इनवैलिड सोलली नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स, पार्टीज के पास राइट है अपने हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए, अपने हिसाब से अपना जुरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए, इस पे कोई और चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं इंटरम मेजर्स तो ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम जैसे हमें कोर्ट दे सकते हैं, तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर गार्जियन फॉर एनी अनसाउंड माइंड या फिर माइनर। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और सिक्योरिटी ऑफ एनी अमाउंट, या फिर कोई इंजंक्शन, कोई स्टे वगैरह लगाना है तो इसके लिए आप इंटरमेजर्स बात। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, तो फुल अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए। कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। पहली बात तो इसमें सीपीसी कभी भी और इंडियन एविडेंस एक्ट कभी भी बाउंड नहीं करेगा, ठीक है। पार्टीज को फॉलो करना है वो प्रोसीजर जिसपे वो खुद अग्री करते, दे आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर। फिर फेलिंग ऑफ एनी अग्रीमेंट मे बी सब्जेक्ट टू कंडक्ट इन द मैनर, फिर अगर कोई भी अग्रीड टर्म्स नहीं आई है तो जैसे हमारे लॉ ने बताया वो प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। और पार्टीज जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कोई भी एविडेंस को मटेरियल लेना है, इमटेरियल लेना है, रेलेवेंट लेना है, या फिर एक और वर्ड है वेट ऑफ एनी एविडेंस, वो अपने हिसाब से ये चीज डिसाइड कर सकते हैं। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, जैसे पार्टीज को डिसाइड करना है वैसे डिसाइड कर सकते हैं। एट एनी प्लेस दे कैन मीट, जहां पे भी वो भी अपना प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं। देखो, प्लेस यानी कि कोर्ट कौन सा, इस केस लॉ में क्या हुआ है, सबसे पहली बात तो कि आपको ये पता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का भी सुना है कि इसका एक कोई सेपरेट कोर्ट है, नहीं है। हमने इनिशियली समझा था कि कोर्ट जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी ऐसे कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है। अब जुरिसडिक्शन की बात, जब मैंने जुरिसडिक्शन एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने यही बोला था कि जो अग्रीमेंट में लिखा होगा, अग्रीमेंट में अगर हमने लिखा है क्लॉज में कि हमारे बीच अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो थ्रू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के रूल्स और प्रोविजंस के हिसाब से होगा एट न्यू दिल्ली। तो कहीं पे भी हो पार्टीज, अगर अग्रीमेंट में न्यू दिल्ली लिख लिया है तो फिर उसका जुरिसडिक्शन न्यू दिल्ली रहेगा, ठीक है। और केस लॉ में शायद डिफर कर रहा होगा तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, पॉइंट को। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जैसे ही एक रिक्वेस्ट आ जाती है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है तो प्रोसीडिंग्स कमेंस हो जाती है। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उनको चाहिए वो पार्टी सिलेक्ट कर सकती है, बाद में चेंज करना है चेंज कर सकती है। मिक्स ऑफ लैंग्वेज चाहिए, मिक्स ऑफ लैंग्वेज, आज ये लैंग्वेज कल ये लैंग्वेज, कुछ भी चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो पार्टीज हैं तो अगर उनको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स करानी है तो जो पार्टी क्लेमिंग पार्टी है वो अपने क्लेम्स रिटन में देगी, और रिस्पोंडेंट वाली है वो अपने काउंटर क्लेम्स और सेट ऑफ चीजें वो भी रिटन में सबमिट करेगी, उसके बाद प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स हमने पढ़ा है, ओरल हियरिंग होगी, ठीक है, और रिटन प्रोसीडिंग्स होगी। तो जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें सुनवाई वगैरह होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, और रिटन प्रोसीडिंग जो भी आप रिटन में लिख के दोगे अपने क्लेम्स और डिफेंसेस, उसको देखते हुए आपका एक आर्बिट्रल अवार्ड
आएगा। फिर डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने ये पढ़ा था कल, हाँ इसमें हमने क्या पढ़ा था, हाँ क्लेमिनेंट अगर अपना, हाँ ये हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे, अगर क्लेमिनेंट फेल हो गया अपना क्लेम प्रोवाइड करने के लिए रिटन में, तो प्रोसीडिंग्स को हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर रिस्पोंडेंट फेल हो गया तो हम मान लेंगे उसने एलिगेशंस एक्सेप्ट कर लिया और हम फोरफीट कर लेंगे उससे कि वो अब दोबारा अपने सबमिशंस नहीं दे सकता। और अगर पार्टी फेल टू अपीयर एन ओरल हियरिंग, और फिर तो हम जो भी हमारे पास एविडेंसेस होंगे उसके बिहाफ पे हम अवार्ड दे देंगे। ये क्लेम और डिफेंसेस उनको कितने टाइम में सबमिट करना है, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स किसी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत होगी तो वो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 26 बोलता है सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अपॉइंट 1 or more experts to report on specific issues to determine the arbitral tribunal and require any party to give the expert any relevant information or produce to provide or access to any relevant documents, goods, property for his inspection। मतलब आप स्पेसिफिकली एक या एक से ज्यादा किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। और प्लस है उसमें कि अब जब एक्सपर्ट को कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉपर्टीज, कोई गुड्स इंस्पेक्शन के लिए लगेंगे वो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स रिक्वायर अ पार्टी टू गिव एक्सपर्ट एनी relevant information। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है states that if the party so request as arbitral to considered necessary, the expert shall after the delivery of his written or oral report participate in oral hearing where the parties have opportunity to put questions to him and present the expert witness in order to testify on the points at issue। मतलब आपने अगर एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया है, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स को, गुड्स को, प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करने के बाद एक रिपोर्ट फाइनल की है, अब वो हियरिंग में प्रेजेंट होगा विथ द रिपोर्ट। अब आप उस रिपोर्ट को देखने के बाद दोनों पार्टीज उस एक्सपर्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना भी एक एक्सपर्ट ला सकते हो टू टेस्टिफाई कि ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि तुम तो एक्सपर्ट हो नहीं, तुम सिर्फ पार्टी हो। तुम क्वेश्चन कर सकते हो जितनी तुम्हारी समझ बैठेगी, तो तुम अपना भी एक विटनेस ला सकते हो टेस्टिफाई, क्योंकि उसकी समझ तुमसे ज्यादा होगी। ठीक है, फर्दर सबसेक्शन 3 बोलता है मेक अवेलेबल टू द पार्टीज दैट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और अदर इन पोजेशन ऑफ द एक्सपर्ट व्हिच ही हैज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। अब एक पार्टी ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ठीक है, दूसरी पार्टी को पता है कि उसने क्या क्या गुड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए नहीं किए, तो वो दूसरी पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है कि मुझे दिखाओ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया, आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, आपने कौन कौन से गुड्स देखे, ये बताया हुआ है। तो अगर वो पूछे एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो एक कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट कर, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एट एनी पॉइंट जब नीड होगी, कोई स्पेसिफिक इशू होगा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आप एक एक्सपर्ट को या एक से ज्यादा एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक इशू। अब जब आप ये इशू को एक्सपर्टीज लेके आ रहे हो इसमें, तो किसी भी पार्टी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो जो एक्सपर्ट को डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, प्रॉपर्टीज चाहिए इंस्पेक्शन के लिए वो उसे दो। ठीक है, देने के बाद आपकी ओरल हियरिंग होगी। ओरल हियरिंग में आप उस एक्सपर्ट से उसकी रिपोर्ट पे क्वेश्चंस कर सकते हो और आप ऑल्सो अपना एक एक्सपर्ट ला सकते हो टू टेस्टिफाई कि उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं। प्लस अगर एक पार्टी को चाहिए कि मुझे देखना है इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से गुड्स और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंस्पेक्ट की है, मैं उसकी भी रिक्वेस्ट कर दूंगी, मुझे देखनी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है। ठीक है, अभी सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? एक बार रीड करना है, चलो। कोर्ट असिस्टेंट इन टेकिंग एविडेंस। अब क्या हो गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और अ पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अप्लाई टू कोर्ट फॉर असिस्टेंस ऑफ टेकिंग एविडेंस। कई बार क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को या किसी पार्टी को कोर्ट की हेल्प चाहिए टू सी कि हम इस एविडेंस को ले सकते हैं कि नहीं, या कैसे एविडेंस को हम प्रोड्यूस करें, हमें नहीं पता, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नहीं पता, पार्टी को नहीं पता, तो वो किससे असिस्टेंस मांग रहे हैं? कोर्ट से। वो उसको बोल रहे हैं द एप्लीकेशन शैल स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज and arbitrator। सब कुछ पहले तो बता दो। General nature of claim and relief sought, the evidence to be obtained in particular, the name and address of any person to be heard as witness, expert witness and statement of subject matter of testimony required, the description of any document to be produced or properties to be inspected। फिर section provides that the court may within its competence and according to the rules on taking evidence execute the request by ordering that the evidence to be provided
provided directly to the arbitral tribunal. अभी क्या हुआ, आपको कोर्ट की असिस्टेंस चाहिए एक एविडेंस को लाने के लिए. कैसे वो एविडेंस लाते हैं, तो उसके लिए आपने कोर्ट को अप्लाई किया हुआ है. कोर्ट को एप्लीकेशन दे विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द आर्बिट्रेशन, कौन कौन से एविडेंसेस हैं. अब कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद कि ठीक है ये सही प्रोसीजर है, ये एविडेंस आपके सही जा रहे हैं, आप ये डायरेक्टली सबमिट कर दो किसको, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. कई बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट नहीं करता है कुछ एविडेंसेस. अभी हमने क्या पढ़ा कि अपने हिसाब से वो एविडेंस ले सकते हैं. अब जब अपने हिसाब से ले सकते हैं तो अपने हिसाब से नहीं भी ले सकते हैं. तो अगर वो नहीं लेंगे तो आप कोर्ट को अप्लाई करो कि ये हमारा प्रोसीडिंग्स है, ये पार्टीज है, ये हमारा आर्बिट्रेटर है, ये हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इस जुरिस्डिक्शन में. अब आपको हम अप्लाई करते हैं कि ये एविडेंस हम इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये विटनेस को हम लाना चाहते हैं, ये एक्सपर्ट पर्सन को हम लाना चाहते हैं. तो आप असिस्ट कर दो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि हम कैसे एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते. तो कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देगा कि डायरेक्टली एक्सेप्ट करो एविडेंसेस को और उसके हिसाब से आर्बिट्रल अवार्ड दो. ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सेक्शन 27. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज कि एक्सपर्ट अपॉइंट आप कर सकते हो, एक या दो से ज्यादा एक्सपर्ट ला सकते हो फॉर स्पेसिफिक इश्यूज. उसके लिए उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शंस के लिए लगेंगे तो आप रिक्वेस्ट करते हो पार्टी को कि एक्सपर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स लाके दो. उसके बाद हमने देखा कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस. तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप या खुद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी अगर उसको नहीं समझ आ रहा है तो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि मैं कैसे इन एविडेंसेस को एक्सेप्ट करूं. तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी, जनरल नेचर, क्या क्लेम है, क्या रेमेडी, ऑफ कोर्स सब बताओगे तभी वो समझ पाएगा कि एविडेंसेस रेलेवेंट हैं कि नहीं है या किस तरीके से इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. उसके बाद एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन्ड इन पर्टिकुलर, कौन कौन से एविडेंस, भाई पार्टीज को लेके जिन जिन की बातें आपको सुननी है, उनके विटनेसेस, उनके एग्जामिनेशंस और सब्जेक्ट मैटर की अगर कोई टेस्टिमोनी है, कोई रिटन में कोई डॉक्यूमेंट है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस. तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्रिप्शंस देने कि ये हमें प्रोड्यूस करना है, ये हमें इंस्पेक्ट कराना है. उसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी कोर्ट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देगी कि डायरेक्टली ये वाले एविडेंसेस एक्सेप्ट कर लो. ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ अ डिस्प्यूट. सेक्शन 28 बोलता है प्रोवाइड्स दैट वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया, क्योंकि हमने इंटरनेशनल भी देखा है. अभी आर्बिट्रेशन कहां हो रहा है, इंडिया में. इन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन अकॉर्डिंग विद द सब्सटैंटिव लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया. तो जो भी आपका प्रोसीडिंग है जो इंडिया में सब्सटैंटिव लॉ, हमने दो लॉज पढ़े, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव. प्रोसीजरल लॉ तो हम फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड हमें करना नहीं है फॉलो. तो हमें जो जो सब्सटैंटिव लॉ उस मैटर में एप्लीकेबल है उसे एनफोर्स कराना पड़ेगा. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोला है कि इंडियन लॉ जितने भी सब्सटैंटिव लॉ हैं उधर पे अप्लाई हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप अवार्ड प्रोवाइड करो. ठीक है, अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अगर हो रहा है आपका, ठीक है, इंडिया में हो रहा है तो इंडियन सब्सटैंटिव लॉ ले लो. ठीक है, अगर अब्रॉड का हो रहा है और डिस्प्यूट आपका मिक्स नेचर का हो गया, इंडियन और इंटरनेशनल, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज एज एप्लीकेबल टू सब्सटैंटिव डिस्प्यूट. मतलब कि पार्टीज ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसमें जो जो बातें, उसमें हो सकता है कुछ इंटरनेशनल बातें लिखी होंगी, कुछ बातें इंडियन लिखी होंगी. तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्ट आ रहा है उसमें वो लॉ आप अप्लाई कर लो. जैसे कि एक अग्रीमेंट है, हमारे यहाँ माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब्रॉड में कर सकते, तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, हम उस टाइम डेजिग्नेटेड पार्टीज को सुनेंगे. ठीक है, कि मुद्दा है क्या माइनर वाला है. तो अब हम कंसिडर करेंगे दोनों पार्टीज की बातों को, ओरल हियरिंग करेंगे और फिर कंसिडर करेंगे कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं. तब हम अगर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आर्बिट्रेटर पे. अगर इंटरनेशनल अप्लाई करता है तो वो माइनर का चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, and any designation by the parties of law or legal system of given country shall be considered. मतलब पार्टीज ने जो लॉ बोल दिया भैया आप पूरा ना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अप्लाई कर लो, तो उसको वही लॉ फॉलो करना पड़ेगा. unless otherwise expressed as directly referring the substantive law of that country not to it conflicts of law rules. अब बोल रहे अगर until उन्होंने बोल दिया कि हमें ना उस कंट्री के लॉज से कॉन्फ्लिक्ट नेचर वाले रूल्स को नहीं एक्सेप्ट करना है तो फिर उसे नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दो पार्टीज है हमारी, अभी अंशिका और नुपुर थी ना, तो अंशिका इंडिया की है और एक हमारे पास लीजा है. ठीक है,
लीजा कहाँ की है? अब्रॉड की। अंशिका कहाँ की है? इंडिया की। अब जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो डील हो रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, सिंपल डील लेते हैं, ठीक है भाई, अंशिका माल मंगाएगी और फिर एक्सपोर्ट भी करेगी, तो उसको पेमेंट भी करेगी और उसके साथ जैसे तैसे डील भी करेगी। अब जब हमने बोल दिया कि रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे, हो सकता है वहां सेल ऑफ गुड अप्लाई नहीं हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अब प्रोविजंस इन्होंने बोल दिया कि सर आप ना, अंशिका ने बोल दिया अपने आर्बिट्रेटर को, आप ना, हमने इंटरनेशनल लॉ किया था, वो लीजा मेरे बहुत अच्छी क्लाइंट है, मुझे उसी से डील करना है, हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कराओ और आप इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट कर लो। तो उस कंट्री के जितने भी लॉज होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, इनके अग्रीमेंट में सिर्फ उसी को ही मेंशन किया जाएगा। ये उसने क्यों बोला अंशिका ने? क्योंकि जहां पे उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा था उसमें लिख दिया था कि जो भी यूएस लॉज होंगे ना वही हमें फॉलो करने हैं, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में भी उनने वही मेंशन किया हुआ था। अब जब उसने उस कंट्री के रूल्स फॉलो कर रहा है, वो हो सकता है पार्टीज में लीजा थोड़ी सी लीनियंट हो जाए और बोले कि कुछ चीजें ना इसने मुझे स्पेसिफाई की थी कि इसको यहाँ पे दिक्कत होती है इंडियन लॉ में, तो हम कुछ चीजें इंडियन लॉ की एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब वो करते टाइम अगर अनलेस एंड पार्टीज अग्रीड कि आपको इंडियन लॉ एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं बोलते हैं तो हम जो कंट्री का लॉ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में उसको फॉलो कर लेंगे। बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स आ रहे हैं तो जो पार्टीज बोलेंगी ना वो आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हर अग्रीमेंट में आपको मेंशन करना ही पड़ता है कि हम इंडियन लॉ फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट क्लियरली कोई लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिखते हैं। ये अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग इस तरीके से ही होती है डिस्प्यूट्स को लेके। आप मेजर से आप सिंपल अग्रीमेंट सोच रहे हो, सिंपल अग्रीमेंट्स इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। अगर आप अब्रॉड के अग्रीमेंट्स देखोगे ना वो लोग इस पे रिस्क नहीं लेते हैं। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करो वो क्लियरली मेंशन करेंगे हमारे लॉ के हिसाब से होगा, वो तो चाहेंगे ही ना कि आप अगर, और वो है थोड़ा डोमिनेंस नेचर आ जाता है उनका हम पे, और हम मान भी जाते हैं, बीइंग इंडियंस बड़े स्वीट से होते हैं, हम मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है आपके लॉ में जो लिखा होगा। हम ऑफकोर्स अपनी रिसर्च पूरी करते हैं स्मार्टली कि आखिर उनके लॉ में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें आगे प्रॉब्लम लेके आए, डिस्प्यूट पे हम उनकी बातों को रख पाए उनके लॉ के हिसाब से, तो हम वो विद ड्यू रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि फिर वो डील नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको अगर इंटरनेशनल डील चाहिए तो वो इस डोमिनेंट नेचर की वजह से फिर डील भी डिनाई कर देते हैं। तो आप जब मानते हो तो आप पूरा लॉ पढ़ते हो, लेकिन बाय द टाइम आप समझते हो कि यार अगर उनका लॉ फॉलो करना पड़ेगा तो हमारे साथ दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को उस वे में क्लैरिफाई कर लेते हो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सपोज कुछ चीजें अंशिका क्लियर आउट कर देगी कि यार मेरे इंडिया में ना ये चीजें इस तरीके से होती है, मैं इतना लेवल पे नहीं करूंगी, लॉ हम आपका फॉलो करें, तो वो क्लियरली इंटरनेशनल वाले तो क्लियरली मेंशन कराएंगे कि हमारी कंट्री का जुरिस्डिक्शन होगा, हमारी कंट्री का लॉ होगा, तो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Failing any designation of law under clause A by the parties, the arbitral tribunal shall apply the rules of law it consider to be appropriate given all circumstances surrounding the dispute। मतलब अगर दोनों पार्टीज कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए आखिर कौन सा लॉ जाना है, तो जो जो रूल्स एप्लीकेबल अप्रोप्रिएट लगते हैं आर्बिट्रल को वो उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पैनल, ये सब आपको बस एक बार रीड करना है, पर मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्या पता आ जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं स्किप नहीं करा रही। डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, कई बार क्या होता है आपको एक सोल आर्बिट्रेटर होता है और कोर्ट कई बार आपको एक पैनल प्रोवाइड कर देती है ऑड नंबर्स की, ठीक है, तो डिसीजन उस पैनल के हिसाब से आएगा। तो जो इसमें लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज इन आर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विथ मोर देन वन आर्बिट्रर एनी डिसीजन बाय आर्बिट्रल शैल बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। उस पैनल में जो मेजॉरिटी बोलेगी वो हम अप्लाई आपके मैटर में कर देंगे। असेंशियल ऑफ अवार्ड्स, ठीक है। अब एक आर्बिट्रल अवार्ड है बच्चे, आर्बिट्रल अवार्ड यानी सेम एज इसको डिक्री ट्रीट किया जाता है। हमने पढ़ा है सीपीसी हम फॉलो नहीं करते, लेकिन एक आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्स ऐसे ही होता है जैसे एक डिक्री एनफोर्स होता है। मतलब अगर एक डिक्री में लिख दिया कि इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा नुपुर को जाएगा, एक प्रॉपर्टी का एक हिस्सा पलक को जाएगा, तो वो डिक्री है, उसके बाद उस हिस्से में कोई भी मुद्दा नहीं आएगा। अल्टीमेटली अपना अपना हिस्सा इनको देना पड़ेगा। तो अगर अवार्ड में भी ऐसी कोई बात बोल दी है तो उसको जैसे एक डिक्री एनफोर्स होती है उस तरीके से ही एक अवार्ड एनफोर्स होगा। The definition does not give much detail of the ingredients of an award. However, taking into account any provision, following features are noticed. एक award क्या होना चाहिए? Written and stamped होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। एक award signed होना चाहिए, तुम्हारी बुक में दिए हैं। एक award reasoned होना चाहिए, एक अवार्ड डेटेड होना चाहिए, अवार्ड में प्लेस मेंशन होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ वैल्यू एंड
इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए और डिलीवरी ऑफ कॉपीज होने चाहिए। सबसे पहले क्या बताया, रिटन एंड स्टैम्प। दूसरा क्या बताया, साइन। थर्ड, रीजन होना चाहिए। फोर्थ, डेटेड होना चाहिए। फिफ्थ, मेंशन ऑफ प्लेस। सिक्स्थ, वैल्यू एंड इंटरेस्ट। फिर कॉस्ट कितनी आई है और डिलीवरी ऑफ कॉपी। सब पार्टीज को कॉपीज देनी पड़ेगी। 8 पॉइंट्स। पहला क्या है, रिटन एंड स्टैम्प। सेकेंड, साइन। थर्ड, रीजन, डेटेड, प्लेस मेंशन्ड, वैल्यू एंड इंटरेस्ट की क्लैरिटी। फिर कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेट और डिलीवरी ऑफ कॉपीज। नाम से ही समझ आ रहा है भैया, इन राइटिंग इन साइनिंग होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, स्टैम्प्ड होना चाहिए प्रॉपरली। सेकेंड पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अवार्ड इज टू बी साइंड बाय मेंबर्स ऑफ arbitral tribunal, however signature of majority of members of tribunal is sufficient if the reasons are omitted, signature is stated। अब 5-6 लोग हैं पार्टीज, ठीक है, अब एटलीस्ट 5 लोगों ने साइन कर दिया और एक ने नहीं किया, तो ये नहीं बोलोगे कि अवार्ड सही नहीं है, ये रीजन दे दो कि मेजॉरिटी ने साइन किया तो मान लेंगे कि सही है आपका अवार्ड, ठीक है। रीजन, रैशनल प्रोसेस विथ accentuated by the recording the reasons। जब अवार्ड देते हो तो ऑफ कोर्स डिक्री में सब चीजें मेंशन्ड होती हैं, जजमेंट में हमारे सब चीजें मेंशन्ड होती है, वैसे अवार्ड में भी रीजंस होने चाहिए कि क्यों ये अवार्ड हम दे रहे हैं। द अवार्ड शुड कंटेन द रीजंस, हाउएवर देयर आर 2 exceptions where award without reason is valid। वो exceptions क्या है, where the arbitration agreement expressly provides that no reason are to be given। agreement में लिख दिया हमको रीजन मत दो, तो सिर्फ उसने बता दिया ये हिस्सा, बात खत्म। Where the award has been made under section 30 of the act, where the parties settled the dispute and arbitral tribunal has recorded the settlement in form of arbitral award on agreed terms। अभी section 30 हम पढ़ेंगे, वो क्या है, सेटलमेंट है, मतलब कि पार्टीज ने प्रोसीडिंग्स को बात आगे किया ही नहीं, पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। पार्टीज ने, जैसे उनका झगड़ा चल रहा था, इसका और इसका झगड़ा चल रहा था कि इसके पास 2 लाख रुपए देना है और उसने बोला था मुझे प्रॉपर्टी देनी है, तो वो बोल रही थी मैं 2 लाख नहीं दूंगी, तू मुझे बस प्रॉपर्टी दे। सेटलमेंट कर लिया, 1 लाख दे दे, प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है। तो अगर सेटलमेंट कर दिया तो इसमें तो कुछ अवार्ड एज सच यही आया ना कि आपस में पार्टी ने सेटलमेंट कर दिया, इसमें रीजंस देने की जरूरत नहीं है कि क्यों सेटलमेंट किया, अरे उनकी पर्सनल लेवल पे बात हो गई, ठीक है। उसके बाद डेटेड, द अवार्ड शुड बी डेटेड। मेंशन ऑफ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन रिफर्स टू जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर सिटी एंड स्टेट, तो जहां पे आपका अवार्ड आ रहा है वहां पे आपको वो चीज मेंशन करनी है। क्लैरिटी ऑफ वैल्यू एंड इंटरेस्ट, अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ अवार्ड एंड ऑल्सो डायरेक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट। तो जो भी आपकी बात हो रही है उसको बड़ा क्लियरली मेंशन करो, आगे ये डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो वो भी बोल दो। फ्यूचर इंटरेस्ट भी मेंशन कर दो कि भाई अगर आज आपको मैं ये प्रॉपर्टी दिला रही हूँ तो ये आपके फ्यूचर तक की रहेगी, ठीक है। ट्रांसफर करनी है उसकी बात में मेंशन कर दो कि आगे ये किसी ना किसी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितनी कॉस्ट है, इंक्लूड द डिसीजन, डायरेक्शंस एंड आर्बिट्रेट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कितना ओवरऑल आपका कॉस्ट लगा है वो भी आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड में मेंशन करनी है। डिलीवरी ऑफ कॉपीज, अ साइन कॉपी शुड बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन लाइक इंप्लीमेंटेशन, रिकोर्स और अगेंस्ट द आर्बिट्रेट। जब दोगे तभी तो आगे अपील होगी, ठीक है, तभी तो वो कोर्ट को बोलेगा कि इसमें ये करेक्शंस हैं, ये एरर्स है, जो भी वो कोर्ट को फिर अप्लाई तभी करेगा जब उसके पास अवार्ड आएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा, रिटन एंड स्टैम्प्ड, फिर साइंड, फिर डेटेड, रीजन, फिर डेटेड, फिर मेंशन ऑफ प्लेस, क्लैरिटी एंड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और डिलीवरी ऑफ कॉपीज। अब टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, एडिशनल अवार्ड और सेटलमेंट अवार्ड और फाइनल अवार्ड। ये है क्या, समझ लो फिर से, तुम्हारी बुक में तो है। सबसे पहले आ गया इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड क्या होगा, बीच में अगर कोई भी अवार्ड उन्होंने दे दिया कि एक मुद्दा तो हमने सॉल्व करके एक इंटरिम अवार्ड दे दिया। एडिशनल अवार्ड बच्चे मैं बताती हूँ क्या होता है कि सपोज आपका एक अवार्ड आ गया है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, आपको लग रहा है इसमें कुछ एरर्स हैं, इसमें कुछ मिसिंग है, तो आपने कोर्ट को अप्लाई किया है कि ये एरर्स वगैरह सॉल्व करो या इसका इंटरप्रिटेशन हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जब आपने क्लैरिटी के लिए बोला तो कोर्ट आर्बिट्रेटर को बोलेगा कि ये एरर सॉल्व करो, और आर्बिट्रेटर को लगता है कि यार मैंने सही में मिस्टेक कर दिया, इसमें एक एडिशनल अवार्ड भी आना चाहिए था, मतलब मैंने एक को प्रॉपर्टी तो दिला दी, उसका कॉम्पनसेशन उसको नहीं दिलाया है, तो एक एडिशनल अवार्ड आ जाएगा फिर, ठीक है। वो तब आता है जब पार्टीज रिक्वेस्ट कर रही हो, और कई बार में इट्स ओन मोशन भी आ जाता है कि भाई मुझे लग रहा है कि एक एडिशनल अवार्ड मेरे से मिस हो गया है।
उसके बाद सेटलमेंट अवार्ड अभी बता दिया मैंने कि अगर दोनों पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर दिया तो एक अवार्ड जो वो देगा, जिसमें आर्बिट्रेटर का इतना रोल था नहीं, आपस में उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, उसके लिए अगर वो बता देगा कि दोनों पार्टीज का सेटलमेंट हो गया तो उसका एक अवार्ड, और एक फाइनल अवार्ड होता है जिसमें फाइनल वर्डिक्ट आते हैं। सबसे पहले इंटरिम लिखा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मैटर, एनीथिंग जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अभी खत्म नहीं हुआ है, भी पेंडिंग है मैटर, पर बीच में अगर कोई अवार्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम अवार्ड। एडिशनल अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, द पार्टी में नोटिस टू अदर पार्टी एंड में रिक्वेस्ट विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू मेक एन एडिशनल arbitral award as to claim presented in the proceedings but omitted from the arbitral award। उसने बोल दिया रिक्वेस्ट कि ये भूल गया है कॉम्पनसेशन देना, इसलिए मेरे को एक एडिशनल अवार्ड चाहिए। फिर if the arbitral tribunal considers the request to be justified it shall make an additional award within 60 days from the request, जब भी आएगी उसके within 60 days उसको एक additional award दे देना है। settlement क्या होता है, may use mediation, conciliation or other procedures at the time during the arbitral procedure to encourage the settlement। इसमें क्या होता है, arbitration वाली चीज फॉलो नहीं होती है, जब भी settlement की बात आती है तो ऑफकोर्स वो अपने arbitrator को इन्फॉर्म करेंगे कि अब हम settlement वाले स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपने सेटलमेंट पे पहुंच गए हो तो उसके लिए हमें एक अवार्ड देना पड़ेगा कि भाई आज तो तुम बोल रहे हो सेटलमेंट हो गया, कल फिर बोलोगे डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, अब बताओ क्या करना है, तो वो दूसरे प्रोसीजर फॉलो करेगा, आर्बिट्रेशन वाला प्रोसीजर नहीं करेगा। दूसरे प्रोसीजर कौन से, मीडिएशन और कंसिलिएशन या कोई भी अदर प्रोसीजर, और उसके बाद एक सेटलमेंट अवार्ड देगा। कैसे होता है ये, एक डिस्प्यूट है, अब कोई और एग्जाम्पल तो बोर हो गई हूं मैं, कोई और नाम चाहिए मुझे, परी ले लेते हैं, ठीक है, परी और मनुश्री दोनों साथ में ही बैठी हैं। अभी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, इन दोनों ने बाद में सोचा कि आर्बिट्रेटर को ले लेते हैं, आर्बिट्रेटर जी आ गए। अब आर्बिट्रेटर आने के बाद इन लोगों को लगा यार ये 12 महीने लगाएगा सॉल्व करने में, यहाँ पे धंधा मुश्किल हो रहा है करने में, अपन सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग सेटलमेंट पे आ गए कि चलो ठीक है तुम मुझे पैसे दो ही मत, मैं वेव ऑफ कर देती हूँ। परी ने बोला मेरा दिल बड़ा है, जाने दो, मैं छोड़ देती हूँ मनुश्री को, मुझे नहीं चाहिए तुमसे 2 लाख रुपए। अभी क्या हुआ, इन लोग आ गए आर्बिट्रेटर के पास कि हमें सेटलमेंट करना है। आर्बिट्रेटर सोचेगा मेरा टाइम वेस्ट किया है तुमने इतना, और तुम दोबारा मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, इसलिए मैं तुम्हारे सेटलमेंट को एक सही प्रोसीजर से करा लेता हूं, मैं मीडिएशन फॉलो कर लेता हूं, ठीक है, या फिर कंसिलिएशन या फिर कोई भी अदर प्रोसीजर। अपन ये कोर्ट वाले चक्कर नहीं काटेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से अवार्ड एनफोर्स कराना ये वो, अपन ये सब नहीं करेंगे। अपन क्या करते हैं, मीडिएटर ले आते हैं जो तुम्हारी भी बात सुनेगा, तुम्हारी भी बात सुनेगा, और उसके बाद तुम्हें भी कंसल्ट कर देगा, परी को भी, कि अभी वेव ऑफ कर रही हो, बाद में मत चकना कि 2 लाख रुपए चाहिए, अगर वेव ऑफ कर रही तो मन से खत्म कर दो, ठीक है। ऐसी कंसिलिएशन भी, ये भी प्यार मोहब्बत से ही होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा कोर्ट के तामझाम नहीं होते, इनके प्रोसीजर्स बड़े ही सिंपल और कंपैरेटिवली आर्बिट्रेटर से थोड़े ईज होते हैं, क्योंकि एनी विच वे कोर्ट के प्रोसीजर से आर्बिट्रेटर प्रोसीजर ईज में जा रहा है, तो और ईज में चले गए तो मीडिएशन और कंसिलिएशन में चले गए। अब ऐसी एक प्रोसीजर होता है नेगोशिएशन, ठीक है। तो अगर उसने ये सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करके एक अवार्ड दे दिया तो उसको हम बोलेंगे सेटलमेंट अवार्ड, क्योंकि उसने आर्बिट्रेटर वाले प्रोसीजर को बंद कर दिया, और फिर मीडिएशन या कंसिलिएशन प्रोसीजर से फाइनली लेके आए कि देखो ये आए तो थे आर्बिट्रेशन में, पर इनने एक सेटलमेंट कर लिया। अब सेटलमेंट आपको कोर्ट को बताना तो पड़ेगा कि हुआ है, क्योंकि प्रोसीडिंग तो चालू हो गई थी, तो उसके लिए आपको सेटलमेंट अवार्ड करना है। और सेटलमेंट करते टाइम हमेशा आपको मीडिएशन, कंसिलिएशन या कोई अदर प्रोसीजर फॉलो करके सेटलमेंट कराना होता है। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया, इसने मान लिया तो सेटलमेंट हो गया आउट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के बाहर आपने सेटलमेंट कर लिया है, पर कोर्ट बोलता है कि हमको एक फाइनल अवार्ड तो दे दो, आखिर उस मैटर का हुआ क्या, तो सेटलमेंट हो गया थ्रू दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर क्या होगा, विच फाइनली डिटरमाइंस ऑल इश्यूज इन अ डिस्प्यूट। टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, देखो सेक्शन 29A एंड 29B जब ऐसे अलग से सेक्शन आते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, एक अवार्ड कितने टाइम में आ जाना चाहिए, मैंने तुम लोगों को बताया था 1 साल में, 12 मंथ्स में लिखा है, द अवार्ड शैल बी मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। फिर 29B बोलता है the parties to an arbitration agreement may at any stage either before or at the time of appointment of arbitral tribunal agree in writing to have the dispute resolved by fast track procedure। सिंपल क्या बोलते हैं 29A, 12 महीने में आपकी प्लीडिंग्स के
तक अवार्ड आ जाना चाहिए। अब पार्टीज अग्री कर सकती कि हमको 12 महीने वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर चाहिए। द अवार्ड अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर शैल बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन। अब फास्ट ट्रैक कितने टाइम में आ जाना चाहिए, 6 मंथ्स में। The award shall be made within 12 months from the date of completion. The parties may extend this period for making the award for further not exceeding 6 months. ठीक है, क्या बोला उसने, 12 महीने में क्या आना चाहिए, मेन अवार्ड, और फिर अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर चाहिए तो फिर 6 मंथ्स, और अगर 12 महीने में आपका अवार्ड नहीं आया है तो पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमको 6 महीने का और एक्सटेंशन दो, और फिर वो अवार्ड लेके आएंगे। तो आर्बिट्रेटर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, पार्टीज रिक्वेस्ट कर रही है मोर 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद आ जाओ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में। ठीक है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में क्या पड़ा अभी समझा, 6 महीने में आ जाना चाहिए। भाई जब 6 महीने में प्रोसीजर आएगा तो ऐसा क्या है कि 6 महीने में अवार्ड आ जाए। ठीक है, वो हम देखते हैं। 29B में ये चीज लिखी थी, उसका सब सेक्शन बोल रहा है पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन, वही चीज लिखी है, ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। पहले से बता दो या फिर जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका अपॉइंट हो रहा है तब बता दो कि सर रुकिए रुकिए, स्टार्ट करने से पहले हम बता रहे हैं हमको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर चाहिए। अग्री इन राइटिंग टू हैव द डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर हु शैल बी चूजन बाय द पार्टीज। एक आर्बिट्रेटर आपको मिलेगा, इसमें सिर्फ रिटिंग प्लीडिंग्स होंगी विदाउट ओरल हियरिंग्स। फिर बस फर्दर क्लैरिफिकेशन होंगे जो जो उसको रिटिंग प्लीडिंग्स में नहीं मिला। फिर ओरल हियरिंग होगी ओनली ऑन रिक्वेस्ट, और फिर प्रोसीजरल डिस्क्रिशन आएगा कि जो उनने पार्टीज ने डिसाइड किया वो प्रोसीजर पे इनका मैटर सॉल्व होगा। 4 चीजें, सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ रिटन प्लीडिंग्स होंगी। दूसरा फर्दर क्लैरिफिकेशन। थर्ड ओरल हियरिंग तब होगी जब रिक्वेस्ट आएगी, और फिर प्रोसीजरल डिस्कशन। देखो पहले पॉइंट में लिखा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ written pleadings, document submission filed by the parties without any oral। तो जो जो आप submissions दोगे उसके हिसाब से आपका अवार्ड आ सकता है। फर्दर क्लैरिफिकेशन, ट्रिब्यूनल हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पार्टीज इन एडिशन टू द प्लीडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी फाइल्ड बाय देम। उसके बाद उसको और डॉक्यूमेंट्स या कुछ चाहिए तो वो मंगा सकते हैं। ओरल हियरिंग में बी हेल्ड ओनली इफ ऑल द पार्टीज मेक अ रिक्वेस्ट और इफ देयर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर्ड इज नेसेसरी टू हैव अ ओरल फॉर क्लैरिफाइंग द सर्टेन इश्यूज। तो एक आध इशू को क्लैरिफाई करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है या दोनों पार्टीज या जितनी पार्टीज है सब रिक्वेस्ट करी कि एक ओरल हियरिंग भी हो जाए। उसके बाद प्रोसीजर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद एनी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज इफ oral hearing is held and adopt such procedure deems appropriate for expeditious disposal of the case। अगर oral hearing कर रहे हो तो हम arbitral tribunal से interim measures ये सब हम आपको लेने के लिए नहीं बोल रहे, आप सीधा सीधा जो appropriate procedure आपको लगता है जो आप डिसाइड कर सको उसे फॉलो कर लो। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अगर उन्होंने पूछ लिया तो सबसे पहले दोनों पार्टीज या सारी पार्टीज बिफोर or at the time of the appointment of arbitral tribunal request in writing to have the proceedings in fast track procedure। जब आप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करोगे तो उसे 6 महीने में उसे रिजॉल्व कर लेना है। आपको एक सोल आर्बिट्रेटर चूज करने का मौका मिलेगा। सोल आर्बिट्रेटर फिर क्या करेगा, रिटन प्लीडिंग्स विदाउट एनी ओरल हियरिंग्स में जो जो डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशंस और सबमिशंस जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप अपना मुद्दे को सॉल्व करेगा। अगर उसको कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको बुला सकता है। अगर पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया तो ही ओरल हियरिंग होगी, या फिर कोई सर्टेन इशू के लिए अगर आर्बिट्रेटर को लगता है कि ओरल हियरिंग करनी है तो वो उसे तब करेंगे। लास्ट जो प्रोसीजर डिसाइड करना है करो, अगर ओरल हियरिंग कर भी रहे हो तो जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर चलता है वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगता है उसे फॉलो कर सकते हो। फिर आगे सेक्शन 30 सेटलमेंट, अभी हमने समझा सेम चीज लिखी है। कौन कौन से प्रोसीजर्स वो एनफोर्स करा सकते हैं, मीडिएशन, कंसिलिएशन या फिर एनी अदर काइंड, एनी अदर प्रोसीजर। सबसे पहले आज हमने पढ़ा एक्सपर्ट, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा टेकिंग एविडेंस, टेकिंग असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट वाइल टेकिंग एनी एविडेंस। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर आपका एविडेंस नहीं एक्सेप्ट करा तो नेम, एड्रेस, सारी डिटेल्स, क्या क्लेम है, क्या रेमेंडी है, सब डॉक्यूमेंट्स किसको देने हैं, कोर्ट को। कोर्ट डायरेक्टली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोलेगा। उसके बाद क्या पढ़ा,
रूल्स एप्लीकेबल टू सस्ता, तो जो लॉ आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर लो। इंटरनेशनली डील कर, इंडिया में इंडियन सब्सटैंटिव लॉ, इंटरनेशनल में जो पार्टीज ने डिसाइड किया वो, या जो उसको अप्रोप्रिएट लगता है वो, या दूसरी कंट्री का मेंशन किया हुआ है आपने अग्रीमेंट में तो दूसरी कंट्री का लॉ। और टाइम लिमिट, सीधे टाइम लिमिट पे आ गए, कब कर सकते हैं? 12 मंथ। हाँ, अगर आपने क्या बोला तुमने? 29A, मतलब 29A सेक्शन में बोलता है 12 मंथ्स का प्रोसीडिंग है, 29B में 6 मंथ्स। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर लो। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए 4 पॉइंट्स, रिटन प्लीडिंग्स होंगी, नो ओरल हियरिंग। उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन, ओरल हियरिंग ओनली बाय रिक्वेस्ट और प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन। फिर आ गया था सेटलमेंट। अब आ जाए हम सेक्शन 31 में, जिसमें क्या बोल रहा है? फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल। तुमने जब आर्बिट्रल अवार्ड के एसेंशियल्स पढ़े, क्या क्या था? रिटन एंड स्टैम्प्ड, साइंड होना चाहिए, रीजंस होने चाहिए, वैल्यू और प्लेस, मेंशन द प्लेस, कॉस्ट मेंशन कर दो, वैल्यू और इंटरेस्ट मेंशन कर दो, और डिलीवरी ऑफ कॉपीज। अब जब वो बता रहे एसेंशियल्स, फॉर्म एंड कंटेंट्स, ये जो आपका अवार्ड है वो सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, एंड शैल बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। The arbitral proceedings with more than one arbitrator, signature of majority of members of the arbitral tribunal shall be sufficient so long as the reason to be omitted। वही सेम चीज लिखी है, मतलब इसमें लिखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं, अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट किए हुए थे तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स में पैनल होती है, पैनल में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने अगर साइन कर लिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 31, द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द रीजन upon which it based unless the parties have agreed। no reason, जो हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले आर्बिट्रल अवार्ड में रीजंस होने चाहिए। रीजंस कब नहीं होने चाहिए? जब पार्टीज ने बोला है कि हमको कोई रीजन नहीं चाहिए, या फिर जब आपके बीच में सेटलमेंट हो जाए तब भी हमको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, प्लेस मेंशन होनी चाहिए, साइन कॉपी डिलीवर टू ईच पार्टीज, और एट द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग मेक एनी इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड एनी मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच मेक अ फाइनल अवार्ड, वो सब भी उसमें होने चाहिए। ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट में वही पढ़ा जो हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था। रिजाइम फॉर कॉस्ट, इसको रीड लिखो बच्चे एक बार, बता रही हूं क्या लिखा है। जो हमारा कोर्ट है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसकी कुछ ना कुछ फीस होगी। ठीक है, इसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीपीसी शैल हैव अ डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन, मतलब जो आर्बिट्रेशन लॉ है वो खुद अपनी कॉस्ट डिसाइड कर सकता है, और कौन इसे पे करेगा वो भी डिसाइड कर सकता। वेदर द कॉस्ट आर पेबल बाय एनी पार्टी टू अनदर, मतलब हो सकता है एक पर्सन बेयर कर रहा है सारी कॉस्ट, तो कोई और पार्टी उसको वो कॉस्ट पे करेगा। दूसरा, द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट, वो डिस्क्रिशन है, आप डिसाइड करो कितनी कॉस्ट आपको लगानी है। एंड व्हेन सच कॉस्ट आर टू बी पेड, कब ये कॉस्ट पे होगी। ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेटर, कोर्ट या विटनेस सबकी फीस, लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस, एनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस फॉर इंस्टीट्यूशन और सुपरवाइजिंग द आर्बिट्रेशन, एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड इन द कनेक्शन विद आर्बिट्रल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड द आर्बिट्रल अवार्ड। कोर्ट आते जाते ना बहुत खर्चे होते हैं, बाबू के खर्चे बोलते हैं उनको। ठीक है, आते जाते खर्चे, बाबू के खर्चे यानी नहीं, पेट्रोल को बाबू के खर्चे बोलेंगे। जो कोर्ट में बंदे होते हैं, फाइलें आगे पहुंचा दो, नीचे कोई बंदा खड़ा है उसको बोल दो जाओ पेपर लेके आओ, फोटोकॉपी की लाइन लगी है आपका पहले कराना है, ये सब खर्चे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे खर्चे भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, फीस एंड एक्सपेंसेस, लीगल खर्चे जो कोर्ट फीस टिकट्स वगैरह लगेंगी आपके, उसमें स्टैंपिंग के खर्चे, ये सब कॉस्ट में कवर हो रहा है। अब ये कौन पे करेगा, कितनी पे करेगा, कब पे करेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। बाकी चीजें नॉर्मल लिखिए, एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है जी बच्चे, वो एक बार बस रीड कर लो, उसमें 12 मंथ्स लिखा है। अच्छा, ये सब सेक्शंस जो प्रोवाइडेड द आर्बिट्रल अवार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, उसमें अगर चेंज करना है, एक्सटेंशन वाली बात जिससे मैंने बताई थी, वो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, टाइम लिमिट में तुमको बस ये पता होना चाहिए 12 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, लिखने के लिए ही बता रही हूँ। 29 ये बताना कि 12 मंथ्स में हो सकता है, 29B में बताना 6 मंथ्स में, और बता देना 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करे तो। चलो अब आ जाओ टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इंपॉर्टेंट है।
टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कब हम कैंसिल कर देंगे कि हमें प्रोसीडिंग्स नहीं करानी, ठीक है। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड और बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फाइनल अवार्ड आ गया तो ऑब्वियस है कि खत्म हो जाएंगी प्रोसीडिंग, या फिर बीच में अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि बंद करो ये प्रोसीडिंग्स, तो आपको बंद करनी पड़ेंगी। अब ये हो गया सेक्शन 32। 1 में बोल दिया कि जब फाइनल अवार्ड आ जाए वो, या फिर जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो। 2 में बोल रहा है ट्रिब्यूनल शैल इशू एन ऑर्डर फॉर टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वेयर द क्लेमेनेंट विथड्रॉज हिज क्लेम, ठीक है। पर ही बोल दिया मेरे को क्लेम लेना ही नहीं है। द पार्टीज अग्री ऑन द टर्मिनेशन ऑन द प्रोसीडिंग्स, पार्टीज ने बोल दिया हमें नहीं करनी आगे प्रोसीडिंग, ठीक है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट कंटिन्यूएशन इज इम्पॉसिबल। अब उसको समझ आ गया कि यार ये आगे जाना ही नहीं है, इनके क्लेम्स ऐसे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तब भी टर्मिनेट करा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर क्वेश्चन आया तो सेक्शन 32(1) में लिखा है कि जब भी फाइनल अवार्ड आ जाए या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दे तब आपको प्रोसीडिंग्स को क्या करना है, टर्मिनेट करना है यानी कैंसिल करना है। अब जो ऑर्डर आता है वो किस रीजन से आता है? पहला रीजन जब क्लेमेनेंट बोलता है कि मुझे क्लेम नहीं चाहिए। दूसरा रीजन पार्टीज ने अग्री कर लिया हमें प्रोसीडिंग्स आगे नहीं करनी। तीसरा रीजन इम्पॉसिबल है, आगे लिखा है फॉर एनी अदर मैसन बिकम अननेसेसरी या फिर इम्पॉसिबल, इसको कंटिन्यू करना अब इम्पॉसिबल है तो वो चीजें नहीं होगी। सपोज दैट ऑफ द पार्टीज अब पॉसिबल ही नहीं है तो क्या हो गया, टर्मिनेशन। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड, एडिशनल अवार्ड बहुत सारा लिखा है। अब भी मैंने तुमको बताया था, सपोज एक फाइनल अवार्ड आ गया, उसमें तुम्हें लग रहा है कुछ एरर्स हैं, कुछ मिसिंग है, कुछ ओमिशन है, तो आप क्या करोगे, करेक्शंस कराओगे। कुछ इंटरप्रिटेशन की क्लैरिटी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इसको क्लियर करो, इससे ये इंटरप्रिटेट हो रहा है, आप इससे वर्ड्स को चेंज करो। उसके लिए आप कोर्ट को एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर उनको लग रहा है कि इस एप्लीकेशन से हमें लग रहा है मुझे एक एडिशनल अवार्ड भी देना था, तो वो उसमें एक एडिशनल अवार्ड भी दे देंगे। देखो विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अवार्ड, सारी कॉपी सबको जाती है। Within 30 days from the receipt of the award unless another period of time has been agreed by the parties, इसमें भी flexible दे दिया कि 30 दिन के अंदर या तुम बोल दो 60 दिन के अंदर, जो तुम बोलो, लेकिन हमारे हिसाब से 30 days। A party with notice to other party may request the arbitral tribunal to correct any computation errors, any clerical, typographical errors or any other errors of similar nature occurring in the award। अब डेट लिखनी थी अवार्ड में कि भाई 23 अक्टूबर तक ये चीज इसको पे कर देना, तो 23 का 32 हो गया सपोज। टाइपोग्राफिकल एरर, ये तो डेट कभी आएगी नहीं, तो उसने बोला चेंज कराओ, ठीक है। तो अब ये टाइपो एरर, क्लरिकल एरर्स या कोई भी ऐसे एरर्स उसको लगता है तो दूसरी पार्टी को भी अपनी रिक्वेस्ट भेजे, प्लस कोर्ट को भी रिक्वेस्ट भेजे कि ये करेक्शंस मुझे कराने, क्योंकि अदर पार्टी को भी पता होना चाहिए कि अवार्ड में चेंजेस माइट हैपन, ठीक है। If so agreed by the parties, a party with notice to other party may request the arbitral tribunal to give interpretation of a specific point or part of the award। अगर आपको अवार्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप उनसे उसका मीनिंग के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी पार्टी को भी भेजो कि भाई मैं इस अवार्ड का इंटरप्रिटेशन करा रहा हूँ, ये स्पेसिफिक पॉइंट मुझे नहीं समझ आ रहा है, इन्होंने क्या मेंशन किया है, मैं उसकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। फर्दर 33(2) में बोल दिया arbitral tribunal considers the request to be justified, it may make the corrections, ठीक है। अगर justified लगेगा तो corrections, clarification, typographic को correct करा देगा। कभी कभी क्या होता है, arbitral tribunal में correct any error by typed referred in clause A on its own initiative, कभी अभी टाइप करते टाइम उसको एक और एरर दिख गया तो वो खुद से भी उसको करेक्ट कर सकता है। फिर लिखा है जब रिक्वेस्ट की गई है फॉर एनी एडिशनल अवार्ड या फिर एरर्स को लेके कि कोई ओमिशन हो गया, तो वो एडिशनल अवार्ड ट्रिब्यूनल में मेक एन एडिशनल अवार्ड एज टू क्लेम प्रेजेंटेड इन द आर्बिट्रल बट ओमिटेड फ्रॉम द आर्बिट्रल अवार्ड। अब आपने क्लेम्स तो प्रेजेंट किए थे पर वो चीज उसमें मेंशन नहीं है, तो एक एडिशनल अवार्ड भी उसके साथ आ सकता है। पहले हमने क्या पढ़ा, एरर्स हैं, कौन कौन से एरर्स हैं, एरर एनी क्लेरिकल या फिर टाइपोग्राफिकल या एनी अदर एरर ऑफ सिमिलर नेचर, इसको करेक्शन करने के लिए आपने कोर्ट को रिक्वेस्ट की है, साथ में दूसरी पार्टी को भी भेजा है। दूसरा क्या करने के लिए किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट या फिर पार्ट। ये मेन सेक्शन है। इसके सब सेक्शन में बोल रहा है कि अगर उसको जस्टिफाइड लगते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जस्टिफाइड लगते हैं कि हाँ यार ये एरर है, तो वो उसको करेक्ट कर देगा। उसको लगता है कि हाँ यार इसका इंटरप्रिटेशन इनको नहीं समझ आएगा तो मैं उसका स्पेसिफिक क्लैरिटी उनको दे देता हूँ। ये करते करते उसको लग रहा है कि यार और एरर्स हैं तो ओन इनिशिएटिव लेके उसको भी रिजॉल्व कर देगा। अब ये करते करते उसको लग रहा है कि एक और क्लेम था पर इनको वो मिला नहीं है,
ठीक है, वो ओमिट हो गया, तो फिर वो एक एडिशनल अवार्ड भी उसमें ऐड कर देगा कि ये कॉम्पनसेशन आपका मिसिंग था, ये भी उसने डाल दिया। फिर लिखा है arbitral tribunal consider the request to be justified, it shall make the additional award within 60 days from the receipt of such award। अब जो आपने additional request की बात की, आपने रिक्वेस्ट मेन अवार्ड आया, कितने टाइम में रिक्वेस्ट किया, 30 डेज में, ये करेक्शंस कितने दिन में होंगे वो मेंशन नहीं किया है, वो नहीं किया। अब जो आपका एडिशनल अवार्ड आना है, जो एडिशनल अवार्ड आना है वो विद इन 60 डेज में आ जाना चाहिए अगर किसी को आना है तो। फिर लिखा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड इफ नेसेसरी द पीरियड ऑफ टाइम विच शैल मेक अ करेक्शन और गिव एन इंटरप्रिटेशन और मेक एन एडिशनल अवार्ड। अब वो 60 डेज से भी एक्सटेंड कर सकता है कि मैं ना आपको ये 90 डेज में करेक्शन करके दूंगा, 90 डेज में इंटरप्रिटेशन करके दूंगा, 90 डेज में एडिशनल अवार्ड दूंगा। Shall apply to a connection or interpretation of arbitral award or to an additional award made under this section। आपको अगर और चाहिए तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और एडिशनल करेक्शंस आने के बाद भी आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा सेक्शन था बच्चे, 33, ठीक है। 32 में क्या पढ़ा हमने, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और 33 में क्या पढ़ा, करेक्शंस और इंटरप्रिटेशंस ऑफ। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, क्या क्या, सबसे पहले एक्सपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर एविडेंस आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, उसके बाद हमने पढ़े टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, टाइम लिमिट के बाद हमने क्या पढ़ा, क्या, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, फिर फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अवार्ड, उसके बाद सेटलमेंट बीच में एक पढ़ा था सेक्शन 30, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्म एंड कंटेंट्स पढ़ा, वो एज इट इज जैसे एसेंशियल्स थे वैसे ही थे। उसके बाद हमने रिजीम ऑफ कॉस्ट, उसके बाद करेक्शंस अगर इंटरप्रिटेशंस कराने हैं तो वो भी, और प्लस एडिशनल अवार्ड, ठीक है। ये सब इजी इजी छोटे छोटे टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन टॉपिक्स से। फिर पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब एक अवार्ड आ गया है, ठीक है, आप खुश नहीं हो उस अवार्ड से, परी और हमारे मनुष्य लड़ रहे थे, मनुष्य उस अवार्ड से खुश नहीं है, ये जो आया ये बढ़िया ही बकवास वाहियात अवार्ड आया है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एप्लीकेशन डालनी है कहाँ, कोर्ट में, कि इसे सेट असाइड कराओ, मुझे ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं लग रहा है, ठीक है। मेक, अब क्या लिखा है, प्रोवाइड दैट recourse टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड के लिए आप किसके पास जा रहे हो, कोर्ट के पास, ठीक है। made only by an application for setting aside such award in accordance with the subsection 2 subsection 3 जो नीचे दिए हुए हैं। जब भी आप अवार्ड से खुश नहीं हो तो आपको सबसे पहले कोर्ट में सेट असाइड की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। वर्ड क्या लिखा है, प्रोवाइड दैट recourse टू अ कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड एनी आर्बिट्रल अवार्ड। सेट असाइड होगा तभी तो नया अवार्ड आएगा ना, तो पहले आपको क्या करना है, इसको सेट असाइड कराना है। स्टेट्स दैट आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ द पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन establishes on the basis of record of arbitral tribunal that the party was under some incapacity। ठीक है, उसने बोल दिया मैं ना नहीं थी, सेंसेस में नहीं थी और ये अवार्ड आ गया है। दूसरा, the arbitration agreement is not valid under the law which the parties have subjected it or failing any indication thereon under the law for time being in force। जो आपने अग्रीमेंट किया वो वैलिड नहीं है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी लॉ से कंसर्न्ड भी नहीं बैठ रहा है। The party making the application was not give proper notice of appointment of arbitrator। मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं आया कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी हुआ है और ये अवार्ड आ गया है, मुझे इसे सेट असाइड कराना है। फिर द अवार्ड deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of submission to arbitration or it contains a decision or matter beyond the scope of submission to arbitration। क्या हर मैटर आर्बिट्रेटर से डिस्कस हो सकता है? हमने पढ़ा था सिविल मैटर्स, डेट ऑफ अ पार्टी, टाइम डेट वाले, टाइम बार्ड वाला डेट, ठीक है, और कुछ ऐसे मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, और ये सब हमने सोचा था, क्लियरली पढ़ा था, मैट्रिमोनियल रेवेन्यू मैटर्स आर्बिट्रेशन में नहीं आते। अब जब आप सेट असाइड कराने जा रहे हो तो उसने क्या किया है, अवार्ड देते टाइम अपने स्कोप से ऊपर जाके एक अवार्ड दे दिया है जो इसके स्कोप में कवर नहीं होती। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जब मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं, वो तुम्हारे एक टर्म पे डिस्कशन करते हैं। अब वो टर्म्स पे डिस्कशन ना करके उसने एक ऐसी बात पे डिस्कशन कर दिया जो अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं थी, तो आप सेट असाइड करा सकते हो, यस करा सकते हो। तो आप कोर्ट में
अप्लाई कर रहे हो, पहली चीज कि ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड आया उसे हमें सेट असाइड करना है। किसको अप्लाई कर रहे हो? कोर्ट को अप्लाई कर रहे हो। रिक्वेस्ट अप्लाई करते टाइम कोर्ट कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के सेट असाइड कराएगा? पहली बात, जब वो बोल देगी पार्टी की मैं इनकैपेसिटी थी, बता देगी कि अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, किसी भी लॉ से लिंक्ड नहीं हो पा रहा है, बता देगा कि एप्लीकेशन ये आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का नोटिस मुझे नहीं आया था, बता देगा जो भी डिसीजन आया है ना वो ऐसे मैटर को आया जो अग्रीमेंट में मेंशन नहीं था या उसके स्कोप के बाहर का अवार्ड आया है। लास्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रेट प्रोसीजर वाज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। ये आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया है ना या जो भी इसने प्रोसीजर फॉलो किया वो उस पर हम मेरी कोई कंसेंट नहीं थी, क्योंकि अपन ने हर चीज पढ़ी कि प्रोसीजर कौन बताएगा? पार्टीज बताएंगे। तो दोनों अग्री करेंगे तभी वो प्रोसीजर फॉलो होगा, दोनों कंसेंट देंगे तभी वो प्रोसीजर फॉलो होगा, और नहीं हुआ, कहीं मुद्दे पे नहीं आया तो आप अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करोगे। वो बोल रहे हैं मेरी कंसेंट नहीं थी, मैं इस प्रोसीजर से अग्रीड नहीं था। The court finds that the subject matter of the dispute is incapable of settlement by the arbitration under the law for time being in force, or the arbitral award is in conflict with the public policy of the India. बस दो पॉइंट्स हमको याद करने हैं, ए और बी। ठीक है, ए में लिखा है जब उसके पास कोई एप्लीकेशन आएगी विथ फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, दूसरा जब कोर्ट को खुद लगता है कि सब्जेक्ट मैटर किसी लॉ से जुड़ा हुआ नहीं था और जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो हमारी पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिसी जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तब भी वो सेट असाइड को अवार्ड को कर सकते हैं। सेक्शन कौन सा था? 34। सेक्शन 34 बोलता है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट को टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। सेट असाइड करने के लिए आपको किसको एप्लीकेशन देनी है? कोर्ट को। कोर्ट दो बातों पे आपकी एप्लीकेशन, दो बातों में सेट असाइड कर देगा। पहली बात, जब उसके पास कोई एप्लीकेशन आएगी जिसमें फॉलोइंग चीजें मेंशन्ड होंगी। दूसरी बात, जब उसको खुद को लगता है, जब उसके पास एप्लीकेशन आती, किस किस चीज को लेके आती कि पार्टी इनकैपेसिटी थी। दूसरा, अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिस्कशन नहीं हुआ है, बियॉन्ड द स्कोप जाके उसने अपना अवार्ड दिया है। तीसरा, कि जो भी उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड नहीं है। चौथा, जो प्रोसीजर था उस पे मुझे बिल्कुल भी मेरी कंसेंट या अग्रीमेंट नहीं था। फिर फिफ्थ क्या है कि जो नोटिस जाता है आर्बिट्रेट अपॉइंटमेंट का वो मुझे प्रॉपरली नहीं आया है। कोर्ट को अगर खुद से करना है तो उसको लगता है जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो केपेबल नहीं है, इंडियन लॉ से मैच नहीं करता है। दूसरा, कोर्ट को जब लगता है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके आर्बिट्रल अवार्ड आया तो वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, subject matter of the dispute is not capable of settlement by the arbitration under the law for time being in force। subject matter ही आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, तो आप आर्बिट्रेशन लॉ फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो हम बोल रहे हैं कि हम इस अवार्ड को सेट असाइड करते हैं, ये किसी और लॉ में जाएगा, इस लॉ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो कॉन्फ्लिक्ट नेचर का हो रहा है हमारी पब्लिक पॉलिसी से, तो भी वो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेट असाइड करा देंगे। ठीक है, फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर अवार्ड एंड एनफोर्समेंट, ये सेक्शन 36 शुरू में पढ़ा था, इसमें अमेंडमेंट आया था, याद है? शुरू इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में हमने बताया था, देखो इसमें 2021 में एक अमेंडमेंट आया है, 2015 बताया था और 2020 सेम चीजें निकली, मैंने बताया था नीचे पढ़ेंगे, सेम चीज लिखी है। 35 में पहले बोल रहे हैं कि भाई जो अवार्ड आया है वो क्या हो गया, जो अवार्ड आया है वो फाइनल है और उसे एनफोर्स कराना है। एनफोर्स कराना मतलब कोर्ट को बोलना है, कोर्ट को आपको इन्फॉर्म करना है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड आ गया, अब इसे एनफोर्स करो ना, कोर्ट को अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्म करना होता है। अब तुम एक बार ये सेक्शन रीड करो, मैंने रीड सिर्फ इसलिए लिखा है कि अभी रीड करो। ठीक है, सेक्शन 36, एनफोर्समेंट के वहां पे सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट लिख लिया, where the time of making the application for setting aside is expired, award enforced like decree of the court. If application is set aside is filed,
if application for setting aside the award, and if application to set aside is filed, shall not make the award unenforceable, shall not make the award unenforceable unless stay order passed by the court. थर्ड पॉइंट लिखो, कोर्ट में पास स्टे ऑर्डर सब्जेक्ट टू कंडीशंस. डन. डन. क्या बोल रहा है बच्चे कि अगर कुछ टाइम पीरियड तक ही आप जब अवार्ड सेट असाइड करा सकते हो, आप करा लो. तो ऊपर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 33 में 4 में कि कब कब आप सेट असाइड करा सकते हो, कोर्ट के पास कब कब ये पावर है. अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो जो अवार्ड आया है उसे हम मान लेंगे कि वो क्या है, एक डिक्री है एज सीपीसी में डिफाइंड है, मतलब वो एक फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर आ गया है. अब जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमने उसने बोल दिया और हमने सेट असाइड कर दिया. हम सबसे पहले उस ऑर्डर पे स्टे लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी प्रॉपर्टी, किसी मनी, किसी ना किसी थिंग या किसी ना किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो और वो इनिशिएट वहां पे चालू हो गया. वंस द ऑर्डर हैज बीन पास्ड, लोग अपना अपना पार्ट उठाने लग जाएंगे. तो हम सबसे पहले उस अवार्ड पे क्या लगाते हैं, स्टे लगाते हैं कि अभी आप रुक जाओ, सेट असाइड करने से पहले. तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अनएनफोर्सेबल हो गया है, हम बोल रहे हैं कि अभी के लिए क्या हो गया, उसमें स्टे लग गया. और स्टे जो लगेगा वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस लगेगा. तो उन लोग ने क्लियरली बता दिया सबसे पहले, विद द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अंडर सेक्शन 34 हैज एक्सपायर्ड, जो अभी अपन ने पढ़ा. देन सब्जेक्ट टू provisions of subsection 2, such award shall be enforced in accordance with the CPC, same as the manner decree of the court. Subsection 2 में बोल रहे हैं कि जब भी आपकी ये सेट असाइड वाली एप्लीकेशन फाइल्ड इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 34, द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन शैल नॉट बाय इटसेल्फ रेंडर दैट द अवार्ड इज अनएनफोर्सेबल. मतलब आप ये सोच लो कि आपने सेट असाइड वाली एप्लीकेशन डाल दी तो अब अवार्ड एनफोर्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है. जब तक स्टे नहीं आ जाता तब तक वो एनफोर्स में रहेगा, तब तक रहेगा. Unless the court grants an order of stay of operation of the said arbitral award in accordance with the subsection 3 of a separate application made for that purpose. इसमें दो एप्लीकेशन जा रही है. पहले आपने क्या किया, सेट असाइड की, फिर आपको साथ ही साथ स्टे की एप्लीकेशन भी लगानी जो कि सबसेक्शन 3 में आती है. बच्चे 1 में बोला कि आपका सेट असाइड का ऑप्शन खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो क्या होगा, आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो एज इट इज कैसे ट्रीट किया जाएगा, डिक्री आ गई है. दूसरे पॉइंट में बोला कि आपने जो सेट असाइड वाली एप्लीकेशन दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दे दी और हमने बोल दिया अब आर्बिट्रल अवार्ड को अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर किया जाए. नहीं, हम उसको अनएनफोर्सेबल तब डिक्लेयर करेंगे जब स्टे लग जाएगा. अब स्टे लगने के लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो सबसेक्शन 3 में देनी पड़ेगी. States that upon filing the application under subsection 2 for stay the operation of arbitral award, the court may, subject to such condition as deems fit, grant the stay of operations of such award for reasons to be रिकॉर्डेड. वो कंडीशंस उन्होंने डिफाइन नहीं किए, जो उसको डीम फिट लगती हैं कंडीशंस, उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो स्टे लगा देंगे. जब मैंने बोल दिया कि अवार्ड में ऐसा हो सकता है किसी ना किसी को प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई ना कोई मनी रिलेटेड बात होगी, तो वो इनिशिएट करने के लिए वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. वो प्रोसेस को स्टार्ट ना होने के लिए आप क्या एप्लीकेशन फाइल करोगे, स्टे की एप्लीकेशन. तो स्टे वो तब लगाएगा जब उसे वो कंडीशंस डीम फिट लगती हैं तब.
फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट व्हाइल कंसीडरिंग द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फॉर स्टे इन केस ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी हैव ड्यू रिकॉर्ड द प्रोविजंस ग्रांट ऑफ स्टे मनी डिक्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। तो जैसे सीपीसी में स्टे लगता है, अगर बात आपकी मनी की रिलेटेड है तो वैसा का वैसा ही वो स्टे यहाँ पे लगाएगा कि अभी रुक जाओ, पैसे नहीं देने हैं। बिलो प्रोवाइजो हैज बीन एडेड, एक और चीज उन्होंने ऐड की, ये पढ़ा किसी ने? तुम्हारे में नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड द प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट दैट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिस ऑफ द अवार्ड और द मेकिंग ऑफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और इफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन, इट शैल स्टे द अवार्ड अनकंडीशनली पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द चैलेंज अंडर सेक्शन 34। अगर उसको प्राइमा फेसी देख के ही समझ आ रहा है अग्रीमेंट से कि अग्रीमेंट फेयर था, ठीक है, तब भी वो स्टे के लिए कर सकते हैं। और उसको अगर प्राइमा फेसी देख के समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड और करप्शन इन्वॉल्व है तो वो तुरंत स्टे लगा देगा, ठीक है। फिर है अपीलेबल अवार्ड्स, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तुमको कुछ रीड के टॉपिक्स दे रही हूं। डिपॉजिट्स नीचे, लीन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट एज टू कॉस्ट, ये सिर्फ रीड करके रखना है बच्चे हमको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ अ पार्टी देयर टू, अगर डेथ हो गई तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जुरिस्डिक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन और लिमिटेशंस। ये टॉपिक सिर्फ हमको एक बार रीड करके साइड में मीनिंग लिख देना क्या लिखा है बस, ठीक है। बाकी सब हम कल देखेंगे।